डियर स्टूडेंट, अवतल पृष्ठ से गोलीय अपवर्तन के सूत्र के बाद आज देखेंगे उत्तल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निरूपण। ठीक है, तो इसमें भी ठीक उसी तरह से है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस धीरे धीरे समझते जाइए, चलते चलते आगे। तो सबसे पहले एक आपको उत्तल पृष्ठ बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक उत्तल पृष्ठ बनाएं और इसका नामकरण उसी तरह से रखेंगे जैसे उसमें किए थे। तो यहाँ पर एक ये उत्तल पृष्ठ, इसको नाम कह दीजिए एस पी एस डैश। सबसे पहले यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो पी से होती हुई जाए। ठीक है, इन दोनों ही डेरिवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है आपका ये डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बनाने में अगर थोड़ी सी मिस्टेक आप कर दोगे तो दिक्कत काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इस पृष्ठ की अगर वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो कहाँ मिलेगा आपको? इस तरफ मिलेगा। ठीक है, तो लेट वी कंसीडर हियर द सी पॉइंट। अब इस सी पॉइंट के द्वारा आपको इस पर एक अभिलंब यानी नॉर्मल बनाना है। ठीक है, तो नॉर्मल के लिए आप क्या करें कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा जो इसके ऊपर रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट इसको आप बढ़ा दीजिए आगे तक जो सी पर जाकर मिले। ओके, ये आपका नॉर्मल या अभिलंब कहलाएगा। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, इसको कह दीजिए आप पॉइंट एम। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, वो इस तरफ यानी बिंदु ओ पर रखी है। इससे प्रकाश की किरण चलेगी, द रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, इस पर आपतित हो रही है। ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जब वो इस पॉइंट एम पर आकर गिरेगी तब क्या होगा, बाहर आपकी एयर है। ठीक है, और अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो उसके अंदर पूरा ग्लास है। तो बाहर रेयर मीडियम है और अंदर है डेंस। ठीक है, बाहर आपका विरल माध्यम और अंदर सघन माध्यम। रूल ये कहता है कि अगर ये रे ऑफ लाइट इसके अंदर जाएगी तो बैंड होगी नॉर्मल की तरफ, तो थोड़ा सा इसको इसकी तरफ स्ट्रेट ना दिखाते हुए थोड़ा सा बैंड कर दीजिए। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और कर लें, यहाँ पर ये आपकी इंसिडेंट रे थी यानी आपतित किरण, ये था नॉर्मल, तो इसके बीच का ये एंगल आपका कहलाएगा एंगल आई। ठीक है, इसी तरह से ये भी नॉर्मल है लेकिन ये रिफ्रैक्टिव रे है इसलिए ये वाला एंगल आपका आर। ठीक, अब जो अंदर जाके किरण जो थोड़ी सी बेंड हुई है उसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। पीछे की तरफ आप जब बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने पर ये पॉइंट आई पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको पॉइंट आई पर मिल जाता है। तो इस तरह से अब आपका ये नॉर्मल और ये वाला जो एंगल आपका आ रहा था ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण होंगे ये दोनों वाले। ओके, अब यहाँ एम से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच दीजिए, इसको कह दीजिए एम एन। और पिछले वाले आर्टिकल की तरह ही यहाँ पर पी और एन बहुत पास पास बता जाएंगे, ये बहुत पास पास है। ठीक है, इनके बीच की दूरी काफ़ी कम है। इसके बाद ओ आई और सी के द्वारा एम के लिए बनने वाले कोण भी देख लो। ओ के द्वारा बनने वाला कोण आपका अल्फा, आई के द्वारा बनने वाला कोण बीटा और सी के द्वारा बनने वाला कोण गामा। डिस्टेंसों की बात कर लीजिए, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दिस इज माइनस यू, इमेज तक की डिस्टेंस दिस इज माइनस वी, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एन टू सी दिस इज इक्वल्स टू प्लस का आर। ठीक है, आपके अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा कि माइनस क्यों लिए गए हैं, प्लस क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मूल बिंदु कंसीडर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आपकी इस दिशा में नापी जा रही है। ठीक है, यानी प्रकाश की किरण जिस दिशा में आ रही है उसकी अगर विपरीत दिशा में आप दूरियां नापते हैं तो वो नेगेटिव आती हैं, इसलिए इसकी और बी के मान नेगेटिव रखे गए, इसका मान आपका पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी भाषा उसी तरीके से लिख लीजिएगा, मैं फटाफट बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एस पी एस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो बाहर वायु और अंदर कांच के माध्यमों को सेपरेट करता है यानी अलग अलग करता है। ठीक है, इस पर वक्रता केंद्र सी के द्वारा खींचा गया अवलंब एक सी एम है। इसके सामने मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अवलंब की तरफ झुक जाती है। इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये आई पर बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब बनाती है। इन बिंदुओं के द्वारा यानी ओ आई तथा सी के द्वारा बिंदु एम के लिए बनने वाले कोण क्रमशः
अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इन पॉइंटों की इनसे दूरियां माइनस यू, इमेज की दूरी माइनस वी और वक्रता केंद्र की दूरी प्लस की आर। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब इसके डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे, जैसे उसमें भी स्नेल का नियम यूज़ किए थे। तो देखेंगे सबसे पहले आप स्नेल के नियम ये कहता है कि 1 and 2 दिस इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यहाँ पर पहली वाली कंडीशन वही रहेगी कि यदि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो एक कंडीशन रहती है कि साइन थीटा दिस इज नियरली इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई की जगह पर आप केवल आई का यूज़ कराएंगे और साइन आर के प्लेस पर केवल आर का यूज़ कराएंगे। तो यहाँ पर एन इक्वल्स टू आपके पास आएगा आई अपॉन आर। यहाँ से मान निकाल लीजिए, आई इक्वल्स टू एन इंटू आर, जैसे पहले भी देखा था। यहाँ पर भी उसी तरह से ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। ठीक है, इस डायग्राम से आपको आई और आर के मानों को पता करना है। तो उसको देख लीजिए कैसे निकाले जाएंगे। तो आई जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आई एंगल है ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ अलग से बना दिया जाए तो ध्यान से देख लें, आपकी सुविधा के लिए अलग से बना देते हैं। ये पॉइंट एम था, ये जो एंगल बन रहा है ये आई, इसके सामने ओ जिस पर कोण बनना है आपका, एंगल बनना है अल्फा। यहाँ पर जो एंगल बनना है ये आपका गामा और दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी। तो ये आपका इसमें क्या बन गया, बहिष्कोण बन गया। बहिष्कोण यानी बाहर जो कोण बनना है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ओ एम सी की बात करें तो इसमें आई क्या है आपका बहिष्कोण है, जिसका वैल्यू किसके बराबर होगा, अंतर सम्मुख कोणों के योग की। ठीक है, इसके सामने भी जो एंगल है इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। दिस मीन्स क्या हुआ, आप यहाँ पे लिखेंगे किससे, त्रिभुज क्या नाम कहेंगे, ओ एम सी से। ओ एम सी से क्या आएगा कि जो एंगल आई है दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है भाई, तो ये आपकी आई की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपको अगर वैल्यू निकालने अब किसके लिए, आर के लिए। आर के लिए आप कौन सा वाला एंगल लेंगे, यहाँ सिर्फ क्या करते हैं एंगल पॉइंट आई से एम, एम से सी, यानी ये वाला सिर्फ अल्फा की जगह पर अब आप क्या कर दोगे बीटा और आई की प्लेस पर कर देंगे आर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी की। तो यहाँ पर अब आर का जो वैल्यू है वो किसके टोटल के बराबर होगा, बीटा प्लस गामा के। ठीक है, त्रिभुज का नाम भी आप चेंज कर देंगे। त्रिभुज कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज आपका आई एम सी से। ठीक है, क्या आ गया, आर इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। इसको आप लिख लेंगे आर इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। ठीक है, समझ में आया सभी की। यहाँ से अब ये दोनों वैल्यू आप कहाँ प्लेस कर दें, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इन मानों को आप लिख दीजिएगा, इन मानों को इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 में रख लीजिए, पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम प्लेस कर देंगे आई की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू किसके, एन। आर की वैल्यू कितनी, बीटा प्लस गामा, इसके बराबर आ गई। इसको आप लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन्हीं त्रिभुजों की सहायता से आप अल्फा, बीटा और गामा के मानों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अल्फा को देखो, अल्फा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज आप कौन सा लिखेंगे, एम ओ पी। देख लें सामने सभी लोग। ठीक है, तो एम ओ पी के द्वारा यहाँ पर कोण बनना हुआ आपका अल्फा, आपका एम एन और नीचे ओ से लेके एन तक की दूरी। इसके स्टार्टिंग में कहा जाता है कि पी और एन क्या है, बहुत पास पास है, इसलिए आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो सीधा मतलब है कि यहाँ से आप टेन अल्फा निकालोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज किससे, त्रिभुज एम ओ एन से। त्रिभुज एम ओ एन से क्या आएगा कि टेन अल्फा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर केवल अल्फा है, तो कंडीशन वही वाली लगाई जाएगी। अगर थीटा का मान बहुत सूक्ष्म हो, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा की जगह थीटा लेंगे और टेन अल्फा की जगह अल्फा। ठीक है, तो जो टेन अल्फा है वो आपका सिस में बदल देगा केवल अल्फा में। और यहाँ पर अब फॉर्मूला लगा दो, टेन अल्फा यानी टेन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन। ठीक है, यानी सामने इसका आ जाएगा एम एन, एम से लेके एन तक की डिस्टेंस अपॉन ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस। ठीक है, जो किसके बराबर है, ये माइनस यू के बराबर है। ओके,
इसी तरह से हम लोग tan बीटा निकालेंगे, तो यहाँ पर, लेकिन उसके लिए त्रिभुज चेंज हो जाएगा। tan बीटा के लिए आप कौन सा त्रिभुज ट्राइंगल यूज करेंगे, MIN, ठीक है। तो MIN से अब यहाँ से किसके बराबर, tan बीटा, दिस इज नियरली इक्वल टू बीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, MN अपॉन माइनस V के बराबर, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू आपके पास ये आ गया, MN अपॉन माइनस V। ठीक इसी तरह से tan गामा के लिए आप यूज करेंगे MCN में, ये आपका कोण बनेगा, ठीक है। फिर यानी MN बटे N से लेके C तक की डिस्टेंस जो किसके बराबर है, प्लस के R के बराबर है। देखेंगे अब tan बीटा का मान निकला, इसी तरह से एंगल MCN से ठीक वैसे ही tan गामा इक्वल टू गामा, दिस वैल्यू इक्वल्स टू MN अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम प्लस के R। अब ये तीनों ही मान कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, ये सब मान आप लगा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि अल्फा, बीटा तथा गामा के मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अवतल वाला और उत्तल वाला, इन दोनों में से एक बोर्ड परीक्षा में आपका आता है, ठीक है। तो दोनों को मत छोड़िएगा, अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पर जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो अल्फा की जगह आप क्या रखेंगे, MN अपॉन माइनस U, ठीक है, प्लस गामा की वैल्यू किसके बराबर, यहीं पर आपने लिखा था ऊपर, MN अपॉन प्लस का R इक्वल्स टू किसके बराबर, N दे रखा है, बीटा का मान प्लेस करो, MN अपॉन माइनस का V, ठीक है, प्लस गामा का मान अगेन वही MN अपॉन प्लस का R, ठीक है। MN को दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, खत्म कीजिए, क्या रह गया, जो रह गया उसे लिख लीजिए, 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U प्लस का 1 अपॉन R इक्वल्स टू माइनस का N अपॉन V और प्लस का N अपॉन R, ठीक है। N अपॉन V को इधर ले जाओ, 1 अपॉन R को इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू N अपॉन R माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। इसको आप आगे कर सकते हैं कॉमन एलसीएम वगैरह लेके, ये वैल्यू आपके पास बचेगी N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, एलसीएम आ जाएगा पूरे का आपके पास R, हियर इज N माइनस 1, ठीक है। तो देख रहे हैं आप बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र आपको प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह से उत्तल पृष्ठ के लिए भी अपवर्तन का सूत्र आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगले वाली प्रोसेस में इसकी जगह पर अगर आप 1n2 या 2n1 करके रखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, उसको बताते हैं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा रूप है, अगर आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, n की जगह पर अगर आप 1n2 कर दें, ठीक है, और 1n2 का मान किसके बराबर होगा, n2 अपॉन n1 के बराबर। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा जाए, 1n2 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, 1n2 माइनस 1 अपॉन R। इस फॉर्म में अगर लिखते हो n2 बटे n1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन R। अब पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लो फोर्थ इक्वेशन है, मल्टीप्लाई विद n1 से आप पूरे जगह मल्टीप्लाई, दोनों पक्षों में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक स्टेप बचा लीजिएगा, आप अगली लाइन में लिखना, ठीक है। n1 यहाँ लिख दिया, यहाँ भी n1 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी n1 से मल्टीप्लाई, n1 से n1 काटो, यहाँ भी n1 से n1 फिनिश, जो बचेगा उसे लिख लें, यहाँ केवल रह गया n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन R, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, अगर इस यहाँ तक पूछे तो यहाँ तक लिखिएगा, अगर n2 अपॉन n1 से पूछे तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों ही आपके टॉपिक कंप्लीट हुए। अब इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र के द्वारा किस तरीके से मान निकाला जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।